हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के 2022 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। यहाँ हम इनके ऑब्जेक्टिव को उनके ऑफिशियल आंसर की जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था के साथ कवर अप करने वाले हैं। वैसे अगर आप चाहते हो 2022 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की PDF को डाउनलोड करना तो आप चेक कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, या फिर कमेंट सेक्शन को भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इस PDF को शेयर कर दिया, तो जहाँ से भी आप चाहो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो टैक्स वो लेती है पब्लिक से, तो वो कौन से होते हैं? तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, ये तीनों टैक्स रेवेन्यू में शामिल की जाती है, में इंक्लूडेड होते हैं, जो कि गवर्नमेंट रिसीव करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है? तो वैसे गुड्स जो अभी फिनिश्ड गुड्स नहीं है, मतलब यूज करने के या लायक नहीं है, लेकिन उन्हें अभी बनाया जा रहा है, वो प्रोसेसिंग मोड में है, तो वैसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का मतलब इम्बैलेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन होता है वो होता है बिजनेस साइकिल, यानी कि व्यापार चक्र। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में पढ़ना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर फोर है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। तो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को ही लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जब मैं सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो ये क्वेश्चंस मैं मतलब बहुत ज़्यादा बार आपको हाईलाइट करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद अच्छे से कर लेना, डायग्राम के साथ आप शो करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, लॉन्ग में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? तो माइक्रस ये ग्रीक वर्ड है, और ये जो वर्ड है मतलब माइक्रस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है सूक्ष्म यानी कि इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रस एक ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो आप देख रहे हो मतलब ये सारे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। मैंने चैप्टर वाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को कवर किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, और वहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपको मिल नहीं रहा होगा प्लेलिस्ट सेक्शन तो फिर आप कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि माइक्रो वर्ड को पहली बार किसने यूज किया था? तो यूज किया था रैगनर फ्रिश ने, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी हैज अ को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स? तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का को एक्सिस्टेंट होता है, दोनों का सहअस्तित्व होता है। और देखो एक और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। प्राइवेट इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों के जो और अलग अलग नाम हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसी कहा जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसी कहा जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मतलब जिस इकोनॉमी के जितने नाम हैं उन सारे को आपको वहाँ पे बताना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया? यानी कि हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी? तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को मार्शल ने दिया था, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को हिग्स एंड एलन ने दिया था, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व सोच। तो देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, यानी कि तटस्थता वक्र क्या कहलाता है? तटस्थता वक्र शो करता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हर एक पॉइंट पर। ठीक है, उससे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब अगर हम यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी का सीधा सा अर्थ होता है उपयोगिता, यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। तो डिमांड कर्व में आप देखोगे एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। वो ग्राफ जो आप देखते हो एक एक्स एक्सिस होता है, एक होता है वाई एक्सिस।
तो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड और प्राइस इन दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, यानी कि जब प्राइस हमारा बढ़ चुका होता है तो डिमांड हमारा घट जाता है, और जब प्राइस हमारा घट चुका होता है तो डिमांड हमारा बढ़ जाता है। यानी कि प्राइस और डिमांड ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे रिलेशन के होते हैं। और इस रीजन से जब हम ग्राफ को देखते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, एवरेज रेवेन्यू प्रदर्शित किया जाता है। तो एवरेज रेवेन्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अलावा 12 नंबर क्वेश्चन है, इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो देखो आप ये अच्छे से याद रखना, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। इन 4 पॉइंट्स को, इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट को आप लोग याद रखना, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा की हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे से रिवाइज रखना। अब हम बात करें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की, तो इन केस में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू से हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो दोनों सेम होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों घटते चले जाते हैं। अगर हम देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू को, तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ गति से घटते हैं। इस रीजन से एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो फर्म्स की इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो, और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटते हुए जाए। अगर आप उनके ग्राफ को देखोगे तो, और ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं चैप्टर वाइज की वीडियो में, आपने देखा होगा, तो मतलब ये सारे रिपीट हो रहे हैं बार बार। पिछले बार भी रिपीट हुए, उनके पहले भी बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, और इस बार आप देख ही रहे हो सेंटर में कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ फॉर यू। मैं आपको मल्टीपल टाइम बोल रहा हूँ कि आपको 2 काम करना है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। सारी प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से बस ये काम करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ करने को, उसे आप लोग सिंसियरली फॉलो करो, ठीक है। और जो नोट्स हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करो, फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्म की अंतिम संतुलन दशा में। तो फिर ये भी सेम ही क्वेश्चन है, फर्म इक्विलिब्रियम की कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो काटते हुए नीचे से जाए, वही क्वेश्चन सेम यहाँ भी पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई की घटने के कई सारे रीजन होते हैं। एक होता है अगर प्रोडक्शन की लागत बढ़ चुकी है तो उस कॉस्ट, उस केस में जो सप्लाई होगा वो कम होगा, क्योंकि कम प्रोडक्शन हो पाएगी। इसके अलावा जब सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो उस केस में भी एक कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फर्म्स हैं वो घट रहे हैं, तो उस केस में भी मार्केट में सप्लाई कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई एसोसिएटेड। तो सप्लाई टाइम पीरियड और प्राइस दोनों से एसोसिएटेड होता है, दोनों से कनेक्टेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हमने सप्लाई की डिफिनेशन में ही देख रखा है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड दैट क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच अ सेलर बिकम्स रेडी टू सेल इन द मार्केट एट फिक्स्ड प्राइस एंड पार्टिकुलर टाइम। तो सेलर जो होता है वो सप्लाई करता है गुड्स का, तो इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सप्लाई की डिफिनेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाली आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड इज मोर, यानी कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है उसकी चेंज ज़्यादा हो रही है प्राइस के मुकाबले में, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है वो कैसा होता है, तो वो यूनिट से ज़्यादा होगा, यानी कि ग्रेटर दैन यूनिट होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है 5 डिग्री होते हैं इलास्टिसिटी के, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। इसका क्या अर्थ है, तो
तो देख रहे हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का 0 इक्वल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस चाहे कुछ भी चेंज हो जाए सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में एक कंट्री में, एक नेशन में जो प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे जीएसटी है, कॉर्पोरेशन टैक्स और सब्सिडीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड प्राइस। तो फिक्स्ड प्राइस पे जीएनपी को कैलकुलेट किया जाता है, उसे रियल जीएनपी कहते हैं, उसे रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड। तो अब अगर नेशनल इनकम को थोड़ा सा भी सही से पढ़ोगे आपको पता होगा कि ग्रॉस में हम डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारा नेट निकल कर आता है। और आप देख रहे हो जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों में स्टार्टिंग में ए नहीं यानी कि नेट दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ग्रॉस है, यानी कि इसमें डिप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हम लैंड, फॉरेस्ट और माइनिंग इन तीनों को शामिल करते हैं, ये भी हमने मैक्रो में पढ़ा है, तो इसलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेते हैं एक ही चीज़ को तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दोहरी करना, यानी कि डबल काउंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, विच सर्विस ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो अभी हमने प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल को देखा, अब हम देखने वाले कि सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आती है, इसके अलावा बैंकिंग या इंश्योरेंस या ट्रेड, ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप देखोगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम ओल्ड ही कमोडिटी के परचेज या सेल को कवर नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा वैसे कमोडिटी जो अभी फाइनल गुड्स नहीं है, मतलब फिनिश्ड गुड्स नहीं है, जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते कंज्यूमर, इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना में, की कैलकुलेशन में। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी और दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते जीएनपी के कैलकुलेशन में। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस इतने बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब मैंने कई बार करवा दिया आपको। ऑब्जेक्टिव मैंने वीडियो अपलोड किया था मिक्स्ड फॉर्म में, वहाँ मैंने ऑलरेडी ये सारे को कवर कर रखा है। ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, डिफ़िकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ये सारे डिफ़िकल्टी होते हैं बार्टर सिस्टम के। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ वस्तु से वस्तु को एक्सचेंज किया जाता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो देखो मनी के प्राइमरी फंक्शन में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू को मनी के प्राइमरी फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। फिर अब 30 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित होते हैं द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स। तो वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों मनी के फंक्शन होते हैं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अब 31 नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन कैश रिजर्व रेशियो। तो देखो क्रेडिट मनी बढ़ता है जब कैश रिजर्व रेशियो घटता है तब। और ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत बार करवा रखे हैं आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब हर एक बार मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता जाता हूँ आपको, और यहाँ भी क्वेश्चंस वही रिपीट ही हो रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब कैश रिजर्व रेशियो घटता है तो क्रेडिट मनी बढ़ता है। फिर अब 32 नंबर क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज। तो कॉमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डिपॉजिट को कस्टमर से एक्सेप्ट करना, यानी कि ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड मेनली बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किस टाइप का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट तीनों को एक्सेप्ट करते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर अब 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो नोट इशू कौन करता है? आरबीआई। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी सेंट्रल बैंक को ही कहा जाता है। फिर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कस्टोडियन भी कहलाते हैं। ये सारे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर अब 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अब 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्थिरता लाना, इसके अलावा प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। ये सारे कार्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के। तो 36 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर अब 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वेयर 14 बिग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया नेशनलाइज। तो 14 बड़े शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को कब नेशनलाइज किया गया था इंडिया में? तो 1969 में नेशनलाइज किया गया था 14 बिग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑब्जेक्टिव्स आपको मतलब कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे ये ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं हो रहा, जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप सॉल्व कर लेते हो अगर सब्जेक्टिव आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो, अगर आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो। लेकिन ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे तो उतना ही आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हमेशा करते रहो, डेली नहीं तो वीकली करो, लेकिन करो। प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतने टाइम के लिए आपको उन सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है, यानी कि फॉर कीनस इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज। तो कीनस के अनुसार इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ होता है? इनका अर्थ होता है रियल इन्वेस्टमेंट से, यानी कि वास्तविक विनियोग से। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज। तो एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इंडिविजुअल डिमांड हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो आप देखोगे इंडिविजुअल कंजप्शन, पब्लिक कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को शामिल किया जाता है। ये तीनों कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का डिटरमाइनिंग फैक्टर यानी कि निर्धारक घटक कौन सा होता है? तो आप देखोगे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की मार्जिनल इफिशियंसी, सीमांत दक्षता, और इंटरेस्ट का रेट, ये दोनों डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं इन्वेस्टमेंट के। हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 41 है, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, यानी कि इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज होने पर डिमांड बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो क्वेश्चन 41 का आंसर हो जाएगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड ही होता है। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन अब है, व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो। तो एक मोनोपोलिस्ट मार्केट क्या इंडिकेट करता है? एकाधिकार बाजार क्या दर्शाता है? तो ये बाजार की प्रवृत्ति होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ही है मोनोपोलिस्ट मार्केट। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे सिर्फ एक बायर हो, यानी कि सिर्फ एक खरीदार हो, उसे हम कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया और इस बार तो सिंटअप के पेपर में भी पूछा गया था, इसे हम मोनोपोली कहते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन किन में पाया जाता है? तो आप देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ओलिगोपॉली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, दोनों में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन यानी कि विभेदीकृत उत्पादन विशेषता इन दोनों की होती है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकारी दोनों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ।
तो होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि सेम प्रोडक्ट, समरूप उत्पाद किसकी विशेषता होती है? तो ये परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता होती है। और इसी रीजन से परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू भी फिक्स्ड होता है, प्राइस फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज गिवन बाई। तो चैम्बरलिन के द्वारा, याद रखना, चैम्बरलिन के द्वारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के कॉन्सेप्ट्स को दिया गया था। एक आधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा को चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। तो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए, कम शॉर्ट पीरियड के लिए सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, यानी कि प्राइस के चेंज होने पर सप्लाई पर असर नहीं पड़ता वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विद। तो मार्केट प्राइस बहुत ही छोटे पीरियड के लिए होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर। तो एक फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट में होता है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब तो आपको पता ही है कि प्राइस के थोड़े से चेंज होने पर डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, इसे हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक। और ये होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और प्राइस भी सेम ही होता है। तो प्राइस के थोड़े बहुत चेंज होने पर भी डिमांड शून्य पर भी जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर 50 है, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को किसका सामना करना पड़ता है? अब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेसेस। तो कितनी बार मैंने आपको बता दिया, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में प्राइस फिक्स्ड होता है, इस रीज़न से मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होता है, कांस्टेंट होता है। और अब मार्जिनल रेवेन्यू ही कांस्टेंट है तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूँ, देखो आपको मतलब इकोनॉमिक्स में दो बातों पर जोर देना है। एक तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन अच्छे से कर लेना है, एक आपको प्रीवाइक्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है कि एग्जाम में आप जाओ तो आपको ये मतलब वहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू आप कवर कर लेते हो तो आपकी ऑब्जेक्टिव 50 ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप बैठे हुए हो तो वीडियो ऑन करो और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेस आउट।